बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह रेगुलर कोशिश करेंगे कि एक वीक में 3 और 4 डेज हम लेक्चर अपलोड करें रेगुलर सेशंस के। तो इन लेक्चर से जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं वो बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से बच्चों ने हमें कहा भी, तो उनके लिए हम ये लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड किया करेंगे। आज का ये लेक्चर उसी सिलसिले में फर्स्ट लेक्चर है जो चैप्टर नंबर 15 है सेकंड ईयर की बुक का। पहले मैं आपको सेकंड ईयर की बुक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फेडरल की हमारी इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री है, 22 इंडस्ट्रियल है, 23 इन्वायरमेंटल है, 24 एनालिटिकल, 13 चैप्टर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 14 जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। 13 और 14 को मिला के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आधा पेपर आपका 50% पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा और 50% बाकी 6 चैप्टर से आपका पेपर आएगा। हम जब स्टार्ट करते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी जगह पे, किसी भी एकेडमी में, जहाँ पे भी आप ये स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले पढ़ते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला पोर्शन जो पार्ट है वो हम आज इंशाल्लाह उसकी बेसिक बनाना शुरू करेंगे। उसके सिलसिले में ये फर्स्ट लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 15 है बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम से ही अपने जाहिर है कि ऑर्गेनिक वर्ड जो है ये कहाँ से निकला है, ऑर्गन से। ऑर्गन जो है ये आपको पता है कि लिविंग थिंग्स का पार्ट होता है। यू नो कि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें, वो कंपाउंड जो हम लिविंग थिंग से हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इसकी पहली डेफिनेशन थी, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया थोड़ा सा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन सोर्स होगा वो एनिमल्स एंड प्लांट्स होंगे, जो मेन ओरिजिन होगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन ओरिजिन होगा वो मिनरल्स होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनमें सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं, चंद एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस हैं, मिलियंस की तादाद में, लेकिन चंद एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स, मोर देन 90 एलिमेंट जो है वो इनऑर्गेनिक चीजों में आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक में नहीं मिले। जो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये टॉप पे हैं। नाइट्रोजन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन, एस, सल्फर और फास्फोरस और फ्लोरीन वगैरह। ये कुछ एलिमेंट्स है। बाकी सारे एलिमेंट्स आपको इनऑर्गेनिक चीजों में मिलेंगे। इसका जो मेन एलिमेंट है जिसकी बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं वो कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जिनका मेन ओरिजिन एनिमल्स और प्लांट्स। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था और इसके बारे में बेटे 1808 में जे बर्जिलियस ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनको प्रिपेयर करना मुमकिन नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन लेबोरेटरी में सिंथेटिकली पॉसिबल नहीं। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जो खुद ही बना देती है। एज अ मुस्लिम हम जाहिर है, हमें पता है कि ये सारा अल्लाह ताला की क्रिएशन है, लेकिन वो मिस्टीरियस फोर्स का नाम लेता है कि एक मिस्टीरियस फोर्स है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो सारी चीजें बनाती है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था और हम समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें कोई चाहिए तो हमें कोई लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल से ही लेना पड़ेगा। यानी हमने उस दौर में लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि वो इंडस्ट्री में बना हुआ वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे या इंडस्ट्री में बना हुआ जो है वो बाकी प्लास्टिक यूज़ करेंगे या डाइज यूज़ करेंगे या रबर यूज़ करेंगे। हम समझते थे कि हम हमेशा लिविंग थिंग से चीज़ों को हासिल करेंगे अगर ऑर्गेनिक चीज़ें हमें चाहिए तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, दे आर प्रिपेयर्ड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय अ मिस्टीरियस फोर्स, जिसे आप कहते हैं वाइटल फोर्स। ये थ्योरी जब थी तो लोगों ने, जाहिर है एक कॉन्सेप्ट लोगों का बन गया कि हम जब बना ही नहीं सकते तो लोगों ने कोशिश ही नहीं की, इस बारे में कोई कोशिश नहीं की। चंद लोगों ने इसमें कोशिश की तो फिर 1828 तक ये चलता रहा और 1828 में फ्रेडरिक वूलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया।
फ्रेडरिक वूलर ने बाय चांस ही रिजेक्ट किया, यानी उससे ये हो गया। हुआ कुछ यूं कि बेटे वो दो सॉल्ट को मिला के अमोनियम साइनेट बना रहा था। अमोनियम साइनेट है ये, NH4CNO, NH4CNO, अमोनियम साइनेट, CYNATE, साइनाइड नहीं है, साइनाइड CN होता है। तो अमोनियम साइनेट की क्रिस्टलाइजेशन वो कर रहा था, इसके क्रिस्टल्स प्रिपेयर कर रहा था। तो अब क्रिस्टल्स में तो वो ये एक्सपेक्ट करता था ना कि आपके पास अमोनियम साइनाइड बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनी, जब उसने उसका एनालिसिस किया तो उसको पता चला ये तो यूरिया है। इसका मतलब कि अमोनियम साइनाइड टेम्परेचर चेंज की वजह से यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब यूरिया जो है ये पहले से एनिमल यूरिन में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने दो सॉल्ट से, जो कि आपके मिनरल से लिए गए, वहां से अमोनियम साइनाइड बनाया, इनऑर्गेनिक चीज है, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बन गया। तो आपने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर लिया, ये इसका चेंज है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर लिया। तो जब उसको ये पता चला तो उसने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बना सकते हैं। अगर एक बन सकता है तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो फिर लोगों ने इस पे काम किया, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनाई गई। एसिटिक एसिड सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बनाया गया था। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब फ्रेडरिक वूलर ने ये बताया था ना, तो लोगों ने इसकी बात को ऐसे ही मजाक में लिया और लोगों ने कहा कि ये वैसे ही चवले मार रहा है, ऐसा होगा नहीं। बट एक्चुअल में फिर उसके बाद एसिटिक एसिड बना, बहुत सारी और चीज़ें जब बनना शुरू हो गई तो लोगों ने फिर इस पर बहुत कोशिश की। और आज के दौर में 80% से ज़्यादा चीज़ें जो हमें घेरे हुए हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाई गई हैं। हमारे जो बहुत सी चीज़ें, जो लिबास हम पहनते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल, जो खुराक हमारी है, जो हमारे घरों में प्लास्टिक है, जो हमारे इर्द गिर्द जितना भी पेंट्स हैं, डाइज हैं, मेडिसिन हैं, वार्निशेस हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें चारों तरफ से आजकल घेरा हुआ, मोर देन 80% चीज़ें सिंथेसाइज की हुई हैं। तो बहरहाल जब हमने इसको बना लिया और हमें ये पता चला कि हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो अब इसकी डेफिनेशन में चेंज आया। डेफिनेशन में चेंज ना आता अगर चंद चीज़ें हम सिंथेसाइज करते और ज़्यादा प्लांट्स में, एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल करते, तो डेफिनेशन में बेटे चेंज ना आता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 80% से ज़्यादा चीज़ें तो हम सिंथेसाइज करते हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करना एनिमल्स और प्लांट से डायरेक्ट, ये तो बहुत कम रह गया ना, इसलिए हमें डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी। तो हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन ये की थी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो, क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो सिंथेसाइज किया हो या चाहे वो आपका नेचुरल हो, उसके अंदर कार्बन जरूर होती है। तो हमने कहा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हमने कुछ इसकी लिमिटेशंस देखी। हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, साइनाइड्स हैं, ठीक है बेटे, थायोसाइनाइड्स हैं, जैसे कार्बोनेट्स हैं, जैसे बाइकार्बोनेट्स हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनका सोर्स, इनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मिनरल चीजें हैं, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का होना ऑर्गेनिक कंपाउंड का साइन नहीं है। तो फिर हमारी आज की मॉडर्न डेफिनेशन आती है। ये मॉडर्न डेफिनेशन है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और देयर डेरिवेटिव्स या उनसे बनने वाला कोई कंपाउंड, जैसे मीथेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज नहीं। अगर आप मीथेन से कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक है। मीथेन से आप CCl4 बनाते हैं। अब ये देखिए कि ये जो एक कंपाउंड है CCl4, इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये ऑर्गेनिक है क्योंकि ये मीथेन का डेरिवेटिव है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप सिंथेसाइज करते हैं, जिनको आप जो कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें होता है या उनसे आगे ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जिन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन नहीं है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अमोनियम साइनेट में इनऑर्गेनिक होने की बड़ी रीजन ये है कि ये मिनरल्स में मौजूद है, ये आयोनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये सॉल्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट होते हैं, सॉल्ट नहीं होते। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंस हैं जिससे, हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें भी, लेकिन ये ऑर्गेनिक
नहीं है। हमारा जो अगला बेटे टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टिल नाउ हमारे पास 4 मिलियन या इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। इसमें 40 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। इसमें इतने ज़्यादा कंपाउंड्स जो मौजूद हैं, इनका आखिर सोर्स क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, ये हमारा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारी बुक के मुताबिक हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं वो फॉसिल रिमेन्स हैं, जो चीज़ें डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर जो है वो दब जाते हैं, उनसे बनने वाली चीज़ें। अब देखिए ये जो कोल है, नेचुरल गैस है, ये पेट्रोलियम है, ये फॉसिल रिमेन्स है। ये निकालते तो हम मिनरल से ही हैं, लेकिन इनका बेसिक ओरिजिन जो है वो लिविंग थिंग्स ही होती हैं। फिर एनिमल और प्लांट्स, इनसे डायरेक्ट भी हम बहुत सी चीज़ें टिल नाउ हासिल करते हैं, सिंथेसाइज भी करते हैं। सिंथेसिस में फिर टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस 2 तरह की होती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन, ये 4 तरह के हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, हमारी बुक में। आज हम इसका जो फॉसिल रिमेन्स का पहला टॉपिक है कोल, वो सिर्फ आज जो है इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। कोल किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है का सोर्स है। कोल के बारे में आपको बेटे कुछ चीजें जहन में रखनी है कि जमीन के अंदर सबसे पहली बात कोल कैसे बना। तो ये कोई आज नहीं है कि कोई आप जो है दरख्त जमीन के नीचे दबा दें तो कल वो कोल में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ 100 मिलियन ईयर्स गुजरने के बाद जमीन के नीचे जो दरख्त दब जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, वो जो दरख्त हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हुए जो है वो कोल में चेंज होते हैं। तो बरीड प्लांट्स अंडर अर्थ के अंदर जब, और वो सैकड़ों सालों के लिए, ये नहीं कि वो कल आपका कोई प्लांट ज़मीन के नीचे दब जाए और आप उसे कहें कि ये कोल में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो कहाँ से बने जी? जमीन के नीचे किसी भी वजह से जो दरख्त दब गए, सालों, सदियों, सैकड़ों, हजारों सालों उसके अंदर रहे, मिलियन ऑफ ईयर्स उसके अंदर रहे, तो वो कोल में आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो चुके हैं और वो कोल की एक लेयर जो है वो जमीन के नीचे बन चुकी है। दूसरी बात, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है और बैक्टीरियल इफेक्ट्स होता है, इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये कोल जो है वो बनता है। ये मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका जो लकड़ी है, जो वुड है, वो बैक्टीरियल एक्शन से और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसकी पहली स्टेज आती है जिसे पीट कहते हैं। पीट में 30 to 40% कार्बन कंटेंट्स होते हैं। पीट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, यानी ये समझ लीजिए कोल नहीं है, ये लकड़ी का ये एक हिस्सा है, अभी कोल में कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर इसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा हुआ तो अगली स्टेज इसकी आती है टाइम गुजरने के साथ साथ लिग्नाइट। लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन होता है और ये जो है ब्राउन कलर का कोल होता है, ब्राउन कलर का। कार्बन कंटेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसका कलर जो है वो डार्क होता जा रहा है। तो फिर आपके टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा हुआ, टाइम गुजरा तो बिटोमिनस कोल बना, जिसमें 71 बिटोमिनस कोल के आगे 2 टाइप्स होती हैं, सब बिटोमिनस एंड बिटोमिनस। तो टोटल इसमें 70 से लेके 87% तक जो है वो तकरीबन कार्बन कंटेंट्स मौजूद होते हैं। इसको सॉफ्ट कोल कहते हैं, बिटोमिनस कोल को सॉफ्ट कोल कहते हैं। फिर इसके बाद आखिरी जो स्टेज आती है बेटे कोल की, वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट को हार्ड कोल कहते हैं। 90% से ज्यादा इसमें कार्बन कंटेंट होते हैं। तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो आप इस तरफ को जा रहे हैं, कार्बन कंटेंट्स बढ़ते हैं और मॉइस्चर कंटेंट्स कम होते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो फॉर्म है कोल की वो एंथ्रासाइट है। बट जब आप इस तरफ को आते हैं तो वुड में मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा है। टाइम गुजरने के साथ साथ जाहिर है मॉइस्चर रिमूव होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में से मॉइस्चर आप रिमूव कर दें तो कार्बन कंटेंट्स बढ़ते रहते हैं। तो ये इस तरह से इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस है। कोल जब आप जमीन से निकाल लेते हैं उसके बाद उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को पायरोलाइसिस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में किसी चीज को बहुत ज्यादा हीट करना तो वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, वो क्रैक हो जाती है, वो उसके जितने भी हिस्से हैं वो अलहदा हो जाते हैं। तो ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या पायरोलाइसिस। अब इसमें तकरीबन कोल को मोर देन 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस बनती हैं। इसमें मुख्तलिफ चीजें जो बनती हैं, एक चीज इसमें बनती है क्रूड कोल गैस, यानी जो गैस की फॉर्म में चीजें एलिमिनेट होती हैं, बिल्कुल डार्क कलर की गैस होती है,
वो जो गैस है उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, साइनाइड्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर कोल गैस होती है। क्रूड कोल गैस में तो इम्प्योरिटीज भी होती हैं। बेंजोल होता है, बेंजोल बेटे बेंजीन और टॉलिन के मिक्सचर को कहते हैं, ठीक है, बेंजीन के कंपाउंड्स। अब ये जो आगे कोल गैस है, यानी जो क्रूड कोल गैस नहीं, सिंपल कोल गैस है, इसके अंदर बेसिकली मीथेन होती है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और इसके अंदर हाइड्रोजन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के आप मीथेन भी बना सकते हैं। तो यहां से आगे आप फर्दर हाइड्रोकार्बन भी हासिल कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस भी कहते हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन ये कोल गैस में होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरी चीज अमोनिका लिक्विड, यानी अमोनिया का जो सोल्यूशन है वो इसमें बनता है। जाहिर है लिविंग थिंग्स हैं तो इसमें नाइट्रोजन तो होगी, प्रोटीन में तो अमोनिया कंपाउंड जो है वो भी होते हैं। अमोनिका लिक्विड आपका बेटे जब कोल बना होता है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर फर्ज कीजिए कि आपने कोल बनाया, इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो लेयर है ये अमोनिया का वाटर में सोल्यूशन है। नीचे जो लेयर एक होती है लिक्विड की जो इसमें डिसॉल्व नहीं होती, इसको कहते हैं कोल टार। यानी इसके अंदर 2 चीजें लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। एक अमोनिका लिक्विड जो कि अमोनिया का वाटर में सोल्यूशन है, और एक जो है वो कोल टार है जो कि लिक्विड फॉर्म में नीचे वाली लेयर जो है वो होती है। कोल टार 200 से ज्यादा, किसी बुक में 215 लिखा है, किसी बुक में 295 लिखा है, तो मोर देन 200 एरोमेटिक कंपाउंड, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स अब तक इससे निकल चुके हैं, यानी आइसोलेट किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ की एग्जांपल है जब, लेकिन कोल टार से ये चीजें निकालने के लिए अब आप कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि चीजों, मिक्सचर के कंपोनेंट की सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि मुख्तलिफ चीजें मिक्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। आप हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले वहां से वेपर फॉर्म में जाके एलिमिनेट हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे कंपोनेंट की सेपरेशन को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, बट कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। इससे बेंजीन भी बनता है, टॉलिन भी बनता है, जाइलिन भी बनता है, नैफ्थलीन भी बनता है, एंथ्रासीन भी बनता है। बेंजीन जो है ये वाला कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। फिर आगे सारे एरोमेटिक, सारों में बेंजीन जरूर होती है। टॉलिन में बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप होता है, जाइलिन में बेंजीन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, नैफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग होते हैं, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग होते हैं, और बहुत सारे और मोनोटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक एरोमेटिक कंपाउंड्स मोर देन 200 जो हमने यहां से हासिल किए हैं टिल नो। इसके बाद बेटे आ जाता है आपका कोक, यानी जो सॉलिड फॉर्म में नीचे चीज बैठी हुई है। ये जो सॉलिड कोक है ये कार्बन होता है, और ये कार्बन पेपर में यूज होता है, कार्बन फोटोकॉपी इंक में यूज होता है, और ये जो है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन गैस जो है बहुत सारी इम्प्योर गैसेस की फॉर्म में जो चीजें एलिमिनेट होती हैं। तो आपने कोल गैस और इनके बारे में ये चीजें जहन में रखनी है। इसके बाद बेटा ये है कि जब हम ये चीजें सेपरेट कर लेते हैं, याद रखिएगा कि ये जो कोल गैस, मोनिका लिक्विड, कोल टार, ये कंपाउंड्स नहीं है, ये उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उनमें से आगे कंपाउंड हम निकालते हैं। तो पाकिस्तान में कोल के जो ज़खायर हैं बेटा, कोल जो मौजूद है वो एक अंदाजे के मुताबिक 184 बिलियन टन मौजूद है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एंथ्रासाइट है, यानी जो हार्डेस्ट फॉर्म कोल की है, वो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। 20% इसका पाकिस्तान में डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और 80% ब्रिक किलर यानी ईंटें बनाने के लिए यूज किया जाता है। 20% में फिर बाकी बहुत सी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। इसका हीटिंग इफेक्ट है इसको किसी भी जगह पे। तो कोल कैसे बना, कोल की कंडीशंस क्या हैं, कोल की स्टेजेस क्या हैं, कार्बन कंटेंट्स क्या हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें बनती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, क्या क्या उसमें से आइसोलेट हो सकता है, टोटल कोल है कितना पाकिस्तान में और इसका यूज क्या है, ये हमें कोल के बारे में पता होना चाहिए। अगला इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम बाकी जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे।